गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी तैयारी चल रही होगी। और आज हम लोग अपने जो टॉपिक हम लोग का चल रहा था विश्व के जलवायु प्रदेश, उसमें भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश पे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है और इनकी विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले मैप में देखते हैं कि भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है। तो ये जो हमारा भूमध्य सागर है अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप के बीच में, ये दरअसल अटलांटिक महासागर का एक भाग है। तो इसके चारों तरफ ये जलवायु पाई जाती है। इसी कारण से इस जलवायु को भूमध्य सागरीय या मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रीजन्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन कौन क्षेत्र हैं। इसमें सबसे जो है क्षेत्र है वो पुर्तगाल है, स्पेन है, दक्षिणी फ्रांस है, इटली है, यहाँ पर क्रोएशिया है, ग्रीस है। तो ये यूरोप के दक्षिणी भाग के जो देश हैं उनमें ये जलवायु पाई जाती है। दूसरा, एशिया में क्या क्या कहाँ पाई जाती है। एशिया में पश्चिमी तुर्की में पाई जाती है, फिर लेबनान में पाई जाती है, इजराइल में पाई जाती है, पश्चिमी सीरिया में पाई जाती है और पश्चिमी जॉर्डन में ये पाई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप में देखा जाए तो उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में जो मोरक्को का उत्तरी भाग है, उसमें जो अल्जीरिया का उत्तरी भाग है और ट्यूनिसिया का भाग है, यहाँ पर ये जलवायु पाई जाती है। ठीक है, कुछ हद तक मिस्र में भी पाई जाती है ये जलवायु। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं अफ्रीका के दक्षिणी भाग में, जो दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग है, यहां पर भी ये जलवायु पाई जाती है। अब हम आते हैं उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में देखा जाए तो जो ये अमेरिका का पश्चिमी स्टेट है, यूएस का जो पश्चिमी स्टेट है कैलिफोर्निया, वहां पर ये जलवायु पाई जाती है। तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में भी ये जलवायु पाई जाती है। अब देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका की जो चिली देश है, इस चिली के मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है, यानी कि मध्य चिली में इसका विस्तार पाया जाता है। अब यदि ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिण पश्चिमी भाग है, जो पर्थ है, यानी कि जो डार्लिंग पर्वत रेंज के पश्चिम का भाग है, वहां पर पाई जाती है। फिर जो ये दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया का ये कोस्टल एरिया है और तस्मानिया है, जिसमें मेलबोर्न और एडिलेड बड़े नगर हैं, यहाँ पर भी ये जलवायु पाई जाती है। ठीक है, इस जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि देख लेते हैं कि ये जलवायु जो है महाद्वीपों के लगभग पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही नहीं है बल्कि यूरोप के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, क्योंकि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। तो ज्यादातर जो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, अब इसकी विस्तार को देख लेते हैं। तो इसका विस्तार लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश उत्तर और 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश दक्षिण की तरफ इसका विस्तार पाया जाता है। तो अक्षांशीय विस्तार में ही हम लोग देख लिया। अब देखते हैं कि इस जलवायु जो अभी तक जितने भी जलवायु प्रदेशों का हमने अध्ययन किया है, चाहे वो भूमध्य सागरीय रहे, भूमध्य रेखीय रहे हों, चाहे वो मानसूनी जलवायु प्रदेश रहे हों, चाहे वो समाना जलवायु प्रदेश रहे हों, या उष्णकटिबंधीय शुष्क रेगिस्तानी जलवायु प्रदेश रहे हों, ये चारों जलवायु प्रदेश थे, ये यूरोप में नहीं पाए जाते थे। इनमें से चारों में से कोई भी जलवायु प्रदेश यूरोप में नहीं पाया गया था। ये पहला जलवायु प्रदेश है भूमध्य सागरीय जो यूरोप महाद्वीप में भी पाया जाता है। यानी कि जितने भी हमारे हैबिटेट कॉन्टिनेंट्स हैं, अंटार्कटिका को छोड़ दिया जाए क्योंकि हैबिटेट नहीं है वो, बाकी ऑस्ट्रेलिया हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, जितने भी 6 वार्षिक महाद्वीप हैं उनमें ये जलवायु पाया जाता है। ठीक है, अब देखा जाए तो पूरे जितने हमारे स्थलीय भाग है, जितना हमारा लैंड मास है, उसके बहुत छोटे भाग पर भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार है, लेकिन इसकी विशेषताएं बहुत स्पष्ट हैं, जिस कारण से इसको स्पष्ट पहचान मिली है। यानी कि इसकी बहुत स्पष्ट विशेषताएं कुछ हैं, उसी कारण इसे पहचाना जाता है। तो अब आते हैं इसका क्षेत्रीय विस्तार देख लिए। अब हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। तापमान संबंधित इसकी विशेषता क्या है। तापमान संबंधित इसकी विशेषता है कि इस भाग में, यानी कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है, यहां ग्रीष्म काल में तापमान जो होता है वो लगभग 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है। ठीक है, ग्रीष्म काल में तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है और शीत ऋतु में तापमान लगभग 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो इस रूप में देखा जाए तो वार्षिक तापांतर भी लगभग 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास देखा जाता है। यानी कि वार्षिक तापांतर यहाँ अच्छा खासा है। और कहीं विश्व के कई अन्य भागों में देखा गया है, तो ये तो एक सामान्य तापांतर है, विश्व के कई भागों में देखा गया है कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र है, यहाँ पर 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक वार्षिक तापांतर देखा गया है। तो उसकी बात नहीं करेंगे, हम औसत रूप से लेंगे
यहाँ पे दिन में अधिकतम तापमान यदि देखा जाए, ग्रीष्म काल में दिन में अधिकतम तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो रात में यही तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। यानी कि वार्षिक तापांतर के साथ साथ दैनिक तापांतर भी यहाँ पर अच्छा खासा है। ठीक है, लेकिन देखा जाएगा तो इस जलवायु प्रदेश में ना तो बहुत तीक्ष्ण गर्मी पड़ती है, जिसको स्कॉची या कहा जाता है कि बहुत स्कॉची सन हो, बहुत चिलचिलाती धूप हो, ऐसा नहीं होता है, और ना ही जाड़े के समय या शीत ऋतु में इतनी ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है। ठीक है, यहाँ ये जो क्षेत्र है भूमध्य सागरीय, ये लगभग मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन वाला क्षेत्र है, जहां पर लगभग सम जलवायु पाई जाती है। क्योंकि देखा हमने कि इसका विस्तार लगभग समुद्र तट के पास है, तो इसका इसलिए यहाँ पर जो जलवायु स्थिति है वो लगभग सम है। ठीक है, ना जो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। लेकिन देखा जाए कि ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर काफी सूर्य को प्राप्त करती है, सूर्यातप को प्राप्त करती है, तो ग्रीष्म ऋतु चटकीली धूप वाली तो होती है। लेकिन शीत ऋतु में इतना कम तापमान नहीं होता है कि बहुत कड़कड़ाटे की ठंड हो या बहुत ज्यादा ठंड पड़ती हो। ठीक है, तो इस क्षेत्र में हिमपात भी बहुत रेयर केस में होता है। हिमपात भी पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, मैदानी क्षेत्रों में बहुत कम होता है। तो इसको हम लोग देख लिया कि तापमान संबंधी इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, अब आते हैं वर्षा। देखिए, वर्षा यहाँ पर लगभग औसत रूप से 40 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के आसपास होती है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा की मात्रा 40 से 80 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ये औसत वार्षिक वर्षा है। लेकिन इसकी कुछ खास विशेषता है वर्षा की। वर्षा की पहली विशेषता है कि यहाँ वर्षा शीत ऋतु में होती है, यानी कि शीत ऋतु आर्द्र होती है, और ग्रीष्म ऋतु क्या होती है, शुष्क होती है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। तो इसकी पहली विशेषता है कि शीत ऋतु में ही वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है। अब तक जो जलवायु प्रदेश हमने पढ़ा है, चाहे भूमध्य रेखी रहा हो, चाहे मानसूनी रहा हो या समानातुल्य रहा हो, इन तीनों जलवायु प्रदेशों में ग्रीष्मकाल या वर्षा ऋतु में वर्षा होती है, शीत ऋतु में बहुत कम वर्षा होती है। क्योंकि मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है, वहां पे वर्षा का ही अभाव है, तो इसलिए वर्षा का कोई प्रतिरूप ही नहीं वहां पे। ये भूमध्य सागरीय जलवायु ऐसा क्षेत्र है जहां पर शीत ऋतु में अधिक वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु शुष्क होता है। तो पहली विशेषता तो ये है। अब यहीं पे एक फैक्ट जान लेते हैं कि भूमध्य सागरीय जलवायु की उत्पत्ति क्यों होती है। भूमध्य सागरीय की जलवायु की उत्पत्ति, जब मैं मानसून पढ़ा रहा था तो उसमें आपको बताया था कि विश्व में दो जलवायु हैं, जो दो जलवायु प्रदेश हैं जिनकी उत्पत्ति सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण वायुदाब की पेटियों में उत्तर और दक्षिण स्थानांतरण के कारण होता है। उसमें पहली जलवायु थी मानसूनी जलवायु, जो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण वायुदाब की पेटियों में उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ स्थानांतरण के कारण होती है। और दूसरा जलवायु प्रदेश है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, यानी कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश और मानसूनी जलवायु प्रदेश की उत्पत्ति वायुदाब के क्रमशः उत्तर और दक्षिण स्थानांतरण के कारण होती है। अब ये वायुदाब की पेटियों का स्थानांतरण क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं छोटा सा। ये भूमध्य रेखा है। जब भूमध्य रेखा ये निम्न दाब वाला क्षेत्र है और इसके उत्तर में ये उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र है। इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में ये उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र है। जब सूर्य उत्तरायण करता है, अब सूर्य उत्तरायण कैसे करता है ये हमने बताया हुआ है एक पहले के जो लेक्चर्स हैं वायुदाब पेटियों का स्थानांतरण, उसमें आप देख लीजिएगा, बहुत क्लियर मिल जाएगा। सूर्य के उत्तरायण के कारण ये वायुदाब पेटियां क्रमशः उत्तर की तरफ खिसक जाती हैं और सूर्य के दक्षिणायन के कारण ये वायुदाब पेटियां क्रमशः दक्षिण में खिसक जाती हैं। अब होता क्या है कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र है, इसका अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और इसी अक्षांश का दक्षिणी विस्तार, यानी कि लगभग 30 से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं और ये महाद्वीपों के पश्चिम भाग में होते हैं। तो जब ग्रीष्म ऋतु होता है, चाहे उत्तरी गोलार्ध में चाहे दक्षिणी गोलार्ध में, तो यह जलवायु प्रदेश व्यापारिक पवनों के प्रभाव में होता है और व्यापारिक पवनें महाद्वीपों के पूर्वी भाग में वर्षा करा देती हैं, पश्चिमी भाग तक जाते जाते ये शुष्क हो जाती हैं। तो इसलिए ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती है। लेकिन जैसे ही शीत ऋतु आता है, ये पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाते हैं और पछुआ पवनों के प्रभाव में आती हैं, तो पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण, और ये पश्चिमी तट पे होते हैं महाद्वीपों के, तो यहाँ पे सागर से आने वाली हवाएं आर्द्रता को लेकर आती हैं सागर से और यहाँ पर वर्षा कर देती हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पर वर्षा शीत ऋतु में होता है और इस जलवायु प्रदेश की उत्पत्ति वायुदाब पेटियों के क्रमशः उत्तर और दक्षिण स्थानांतरण के कारण होता है।
ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर मुख्यतः ये वनस्पति जो वर्षा है वो शीत ऋतु में होती है और वायुदा पेटियों के स्थानांतरण के कारण ही इस जलवायु प्रदेश की उत्पत्ति होती है। अब तक जितने जलवायु प्रदेश का हम लोगों ने अध्ययन किया, चाहे भूमध्य रेखीय रहा हो, चाहे सवाना रहा हो, या फिर मानसूनी जलवायु प्रदेश रहा हो, इसकी विशेषता थी कि जैसे जैसे भूमध्य रेखा के पास थे वैसे वैसे वर्षा की मात्रा अधिक थी तीनों जलवायु प्रदेश में। क्योंकि मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में वर्षा होती ही नहीं है, तो इसलिए वर्षा की बात नहीं की जाएगी वहां पर। ये पहली ऐसी जलवायु प्रदेश है, भूमध्य सागरीय जलवायु पहला ऐसा जलवायु प्रदेश है जहां भूमध्य रेखा के पास कम वर्षा होती है और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। यानी कि भूमध्य रेखा के पास वाले क्षेत्रों में 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो जो क्षेत्र भूमध्य सागरीय वाला ध्रुवों के पास है वहां पर वार्षिक वर्षा की मात्रा 80 सेंटीमीटर के या 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है। यानी कि ये पहला जलवायु प्रदेश है जहां भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। तो वर्षा की इसकी ये विशेषता है। अब हम लोग आते हैं वनस्पति। वनस्पति की क्या विशेषताएं हैं इस जलवायु प्रदेश में। क्योंकि यहाँ वर्षा भी विशिष्ट प्रकार की यानी कि शीत ऋतु में होती है, तो वनस्पति भी यहाँ पर विशिष्ट प्रकार की हुई है, ठीक है। और जो यहाँ की वनस्पतियां हैं ये लगभग सदाबहार प्रकार की हैं। कुछ वनस्पतियां यहाँ पर हैं, जैसे ओक की एक प्रजाति है जो पर्णपाती है, बाकी यहाँ की वनस्पतियां सदाबहार प्रकार की हैं। और यहाँ की वनस्पतियों की खास विशेषता है कि चूंकि ग्रीष्म काल में जल का अभाव होता है, आर्द्रता का अभाव होता है, तो यहाँ की वनस्पतियां इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप कर चुकी हैं। तो यहाँ की वनस्पतियों की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ की वनस्पतियों की पत्तियां छोटी होती हैं। यहाँ की वनस्पतियों की पत्तियां जो होती हैं वो पल्पी या गूदेदार होती हैं जो अपने साथ नमी बना के रखती हैं। और यहाँ की वनस्पतियों की पत्तियां मोम की तरह चिकनी होती हैं, उनके रोम छिद्र बंद होते हैं, जिस कारण से वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण कम से कम हो सके, ठीक है। तो यहाँ की वनस्पतियों की पत्तियों की ये विशेषता होती है। जो तना होता है उनकी छालें खुरदुरी होती हैं ताकि कम से कम वाष्पीकरण हो सके। तो यहाँ की वनस्पतियों की ये विशेषताएं हैं कि अधिक से अधिक ये जल धारण किए रहती हैं या कम से कम जल का नुकसान हो, इस तरह से अपने आप को एडॉप्ट कर चुकी हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ की मुख्य वनस्पतियां क्या हैं। तो देखिए जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है यह खट्टे रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है, जिनको कहा जाता है सिट्रस फ्रूट्स के लिए ये प्रसिद्ध है। और यहाँ पर मुख्य रूप से नींबू, संतरा, जैतून, अंजीर और अंगूर, खुबानी वगैरह का उत्पादन बहुत अधिक होता है। यानी खट्टे रसदार फलों का यहाँ पे बहुत अच्छा उत्पादन होता है। साथ में यहाँ पर ओक, वॉलनट, चेस्टनट, सिडार और साइप्रस के वृक्ष पाए जाते हैं जो लगभग सदाबहार प्रवृत्ति के होते हैं। ये जो क्षेत्र है, चूंकि देखा होगा कि जहां भी ये विश्व में जिस क्षेत्र में पाया जाता है वहां पर बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। और यह क्षेत्र अपने मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण बहुत ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन को फेवर करता है या सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है या मानव आबादी है उसने यहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियों को, जो नेटिव यहाँ के वेजिटेशन थे, उनको लगभग साफ कर दिया है। ये और क्षेत्र में जो जीव जंतु पाए जाते थे उनका भी लगभग सफाया किया जा चुका है। और ये क्षेत्र जो होता है ये बहुत फलोद्यान के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें मनुष्य द्वारा अपने हित के लिए फल के बागों का निर्माण किया गया। तो ये क्षेत्र बहुत ज्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण डिस्टर्ब हो चुका है, अपने प्राकृतिक स्वरूप को खो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ विशेषताएं हैं इसके अभी भी। और यह क्षेत्र मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक है। मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण मनुष्य के लिए शायद विश्व में सबसे अच्छा स्वास्थ्यवर्धक या फेवरेबल कंडीशन वाला यही भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। अब देखिए यहाँ जो भूमध्य सागरीय वनस्पतियां हैं ये चूंकि सभी महाद्वीप में पाई जाती हैं, लेकिन इनका नाम, जैसे इनकी विशेषताएं तो सामान्य है सभी महाद्वीपों में, लेकिन अलग अलग महाद्वीपों में इनका अलग अलग नाम है। जैसे हम देखते हैं यूरोप में यहाँ की वनस्पतियों को कहा जाता है माकवी। यूरोप में इनको कहा जाता है मॉकवीज, ठीक है। इसी तरह से इनको कैलिफोर्निया में यानी कि यूएसए में इनको चैपरल कहा जाता है। कैलिफोर्निया में इनको चैपरल कहा जाता है, ठीक है।
दक्षिण अफ्रीका में इनको फिनबॉस कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में इनको फिनबॉस कहा जाता है और चिली में इनको मैटोरल कहा जाता है। तो विश्व के अलग अलग भागों में इनकी वनस्पतियां या इन वनस्पतियों या इस महाद्वीप इस भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उनका नाम अलग अलग है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की उत्पत्ति कैसे होती है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण वायदा पेटियों में स्थानांतरण होता है, तो उसके कारण इस जलवायु प्रदेश की उत्पत्ति होती है। इसकी वर्षा यहाँ पे तापमान की क्या प्रवृत्ति है कि तापमान लगभग मॉडरेट रहता है, ना तो ग्रीष्म काल में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही शीतकाल में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। ठीक है, वर्षा की प्रवृत्ति भी हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर वर्षा जो होती है वो शीत ऋतु में होती है, ग्रीष्म काल शुष्क बना रहता है। और यहाँ पे वनस्पतियों का किस प्रकार से ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण विनाश हुआ है ये भी हम लोग ने देख लिया, क्षेत्रीय विस्तार भी देख लिया, इसकी विशेषताएं देख ली। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा वो होगा स्टेपी तुल्य जलवायु या प्रेरी जलवायु प्रदेश। ठीक है, जो शीतोष्णकटिबंधीय घास है या टेम्परेट ग्रास लैंड है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं फिर, और आपका अगर कोई सुझाव हो या कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो क्लास में यही ऑफ करता हूं। थैंक यू।